गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में व्यापारिक बैंक के बारे में अध्ययन चल रहा है। व्यापारिक बैंक साख सृजन किस प्रकार से करता है उसके बारे में चर्चा आज की जाएगी। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया कि व्यापारिक बैंक जो है या व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण या जमा निर्माण बात एक ही बात है। तो साख निर्माण या जमा निर्माण का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है नगद जमा के आधार पर, यानी बैंकों में व्यक्ति या परिवार या जनता कितनी मात्रा में पैसा जमा करा रही होती है उसके आधार पर बैंक आवश्यक रिजर्व अनुपात अपने पास रखकर बाकी पैसे को साख सृजन या बाकी पैसे को उधार दे देता है। इसके अंतर्गत भी दो स्थिति बताई गई कि यदि मुद्रा बैंक से बाहर ना जाए, अगर मुद्रा बैंक से बाहर एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाएगी तो साख सृजन कम मात्रा में हो पाएगा। और दूसरी स्थिति आपको ये बताई गई थी कि बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व ना रखे। कहने का मतलब जो रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित रिजर्व अनुपात है उसके अलावा बैंकों को ज्यादा मात्रा में केश पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए, या तो उसके द्वारा निवेश कर देना चाहिए या जो है साख सृजन कर दिया जाना चाहिए या लोगों को उधार दे देना चाहिए, तभी साख सृजन ज्यादा मात्रा में हो पाएगा। इसके बारे में हो चुका था। आज साख सृजन की प्रक्रिया का एक विस्तृत व सामान्य रूप के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आप हेडिंग डालिए साख सृजन का की प्रक्रिया का एक विस्तृत एवं सामान्य रूप। साख सृजन की प्रक्रिया का साख सृजन की प्रक्रिया का विस्तृत व सामान्य रूप कि साख सृजन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है, उसका विस्तृत व सामान्य रूप के बारे में चर्चा की जाएगी। लिप्से और जो क्रिस्टल है, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में इनका नाम आता है, इन्होंने साख सृजन का एक सामान्य सूत्र दिया है। उस सूत्र के बारे में चर्चा की जाएगी। प्रोफेसर लिप्से व क्रिस्टल, लिप्से व क्रिस्टल ने साख सृजन प्रक्रिया का साख सृजन प्रक्रिया का एक सामान्य का मतलब जनरल आम जो है सूत्र दिया है, सूत्र दिया है। उसके बारे में देखेंगे कि प्रोफेसर लिप्से व क्रिस्टल ने साख सृजन की प्रक्रिया में कौन सा सूत्र दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने इस बात का समावेश किया है कि जनता जो कि करेंसी अपने पास नगद रूप में रखना चाहती है, जनता इसके अंतर्गत जनता अपने पास केश पैसा क्यों रखना चाहती है, इसके अंतर्गत जनता अपने पास नगद रूप में, अपने पास नगद रूप में सी करेंसी में नोट और सिक्के आ जाएंगे, रखना चाहती है, रखना चाहती है। अब मैं आपको बता दूं जनता अपने पास पैसा केश रूप में क्यों रखना चाहती है, क्योंकि उसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बैंक में तो बार-बार पैसा लेने के लिए नहीं जाएगी, उसके पास नगद रूप में पैसा रहना चाहिए ताकि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो सी मात्रा में नगद रूप में रखना चाहती है, तो यहाँ पर आपका सी कर दिया, सी मात्रा में आप भी कर लेना भाई। व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाएं करके धन अर्जित करता है, इसमें से सी मात्रा के रूप में नगद रूप में अपने पास पैसा रखना चाहता है और बाकी पैसे को बैंक में क्या करा देता है, डिपॉजिट करा देता है, जमा करा देता है। इसके बाद आर मात्रा तथा
बैंक में आर मात्रा नगद रूप में बैंक में जो है क्या होती है, बैंक रिजर्व के रूप में रखी जाती है, रिजर्व के रूप में रखी जाती है। कहने का मतलब बैंक कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रूप में रखता है, उसको आर के द्वारा बताया हुआ है। एवं अर्थव्यवस्था में कुल नगद राशि एच होती है, एवं अर्थव्यवस्था में कुल नगद राशि, कुल नगद राशि एच, एच का मतलब उच्च शक्तिशाली मुद्रा, बता रहा है आपको, उच्च शक्तिशाली मुद्रा होती है एच रूप में। इस प्रकार जनता अपने पास करेंसी के रूप में रखती है, बैंक अपने रिजर्व अनुपात के रूप में आर मात्रा के रूप में रखते हैं, एवं अर्थव्यवस्था में जो टोटल मुद्रा होती है एच, जो कि सी प्लस आर के बराबर होगी, जो मैं भी आपको बताऊंगी। डी राशि बैंक जमाओं की मात्रा को सूचित करती है, डी राशि बैंक जमाओं की मात्रा को, बैंक जमाओं की मात्रा को सूचित करती है। इस प्रकार ये आपकी जो है सी रूप में, आर रूप में, एच रूप में और डी रूप के बारे में ये सारा बता दिया गया है। अब आपको सूत्र के द्वारा बताया जाएगा कि एच बराबर सी प्लस आर होता है, सी प्लस आर बराबर एच, और ये समीकरण है आपकी समीकरण 1। सी क्या है, नगद रूप में जनता अपने पास पैसा रखती है, तो वो सी आ गया। आर हो गया बैंक, नगद मात्रा के रूप में बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में पैसा रखता है, आर। और इन दोनों का टोटल अर्थव्यवस्था में जो कुल नगद राशि होती है, जो कि बैंकों के पास और जनता के पास होती है, वो दोनों होती है उच्च शक्तिशाली मुद्रा। इस प्रकार आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी सी प्लस आर बराबर एच, जो कि इक्वेशन 1 होगी। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में कुल नगद राशि यानी जो एच है, हाई पावर मनी जिसको उच्च शक्तिशाली मुद्रा बोलेंगे, वो जनता के पास करेंसी और बैंकों के पास रिजर्व अनुपात, बैंकों के पास वांछित रिजर्व अनुपात, बैंकों में जो शेष बैंकों में जो रखी जाती है आर के रूप में, वो होगी। तो इसमें एक नई लाइन लिखिए। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में, इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था जो कि आपके देश की अर्थव्यवस्था होगी, उस अर्थव्यवस्था में कुल नगद राशि एच, कुल नगद राशि एच या तो करेंसी, और करेंसी को अपन ने किससे डिनोट किया है, सी से डिनोट किया है, तो या तो करेंसी जनता के पास, या जनता के पास कर लो, जनता के पास करेंसी, कोष्टक में आ जाएगा आपका सी, क्योंकि जनता नोट और सिक्के अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, रखी जाती है, एवं शेष बैंकों में रखी जाती है, रखी जाती है, एवं शेष जो है पैसा एवं शेष जमा
बचतों को, तो बैंकों में जो पैसा जमा होता है वो आपका क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। बैंकों में आर मात्रा में रखी जाती है, कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा या जो टोटल कुल नगद राशि है वो जनता के पास करेंसी नोट रूप में, सियासी के रूप में, और शेष जो पैसा है वो बैंकों में जमाओं के रूप में जमा होता है। इन दोनों का टोटल एच के बराबर होता है। अब बैंक इस पैसा जो कि आर रूप में जमा है उसका एक्स यानी रिजर्व अनुपात में पैसा रखते हैं। तो यदि बैंकों के पास वांछित रिजर्व अनुपात, यानी कि यदि बैंकों के पास वांछित रिजर्व अनुपात, अभी बताऊंगी मैं आपको, रिजर्व अनुपात पहले बताया था एक्स होता है, कहने का मतलब बैंकों में व्यक्तियों के द्वारा, जनता के द्वारा, परिवार के द्वारा जो टोटल पैसा जमा होता है वो तो हो गया आपका आर। इस टोटल पैसे में से रिजर्व अनुपात के रूप में बैंकों को अपने पास कुछ पैसा रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा निकालने के लिए आए, जब भी उसे बैंकों से पैसे की आवश्यकता होती है, उसके पैसा जो जमा है उसमें से कभी भी उसे आवश्यकता पड़ती है तो बैंक से जाकर निकाल सकता है। इसलिए वो एक्स अनुपात के रूप में पैसा अपने पास रखता है, जो भी मैंने आपको बताया एसएलआर के रूप में बैंकों के पास कुछ कैश पैसा रखा जाता है। उसका प्रतिशत 20% अगर निर्धारित किया जाता है तो 100 रुपए में से अगर व्यक्ति 100 रुपए जमा करा रहा है तो 20 रुपए बैंक अपने पास रखेगा, कुछ प्रतिशत सीआरआर के रूप में रखेगा और बाकी जो पैसे होगा उसका सृजन कर देता है। तो ये 20% का जो रेशो है वो आपका यहाँ पर एक्स के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? एक्स के रूप में। तो नया समीकरण जो बनेगा वो नया समीकरण आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आगे बता देती हूँ। ये यहाँ तक तो रखेंगे अपन समीकरण 1 तक, इसी से आगे नई इक्वेशन बनेगी। तो नया जो होगा वो होगा आपका आर बराबर एक्स डी, टोटल जमाओं का कुछ प्रतिशत बैंक अपने पास रखता है। ये आपकी हो जाएगी समीकरण 2। इसके बाद क्या होगा? अंततः मान लेते हैं कि जनता बैंक जमाओं का बी अनुपात नगद रूप में रखती है। बैंकों में जो पैसा जमा है उसका कुछ अनुपात अपने पास रखेगी। तो जनता के पास जो करेंसी होती है उसी का कुछ अनुपात अपने पास रखती है और नई इक्वेशन आ जाती है आपकी समीकरण 3। बी रूप में रखेगी तो नई इक्वेशन बी डी आ जाएगी। ये एक्स रूप में रख रहा है रिजर्व अनुपात तो आपका एक्स डी के रूप में आ जाएगा। इसके बाद समीकरण 2 व समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करते हैं किसमें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब c की जगह क्या आएगा? xd, r की जगह c की जगह आएगा bd, r की जगह क्या आएगा? xd। क्यों? क्योंकि c की जगह bd आएगा और r की जगह xd आएगा, क्योंकि अपने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन निकली है। तो bd प्लस xd बराबर h, वही उच्च शक्तिशाली मुद्रा। अब इसमें से आपके क्या होगा? d कॉमन निकल जाएगा, d आपका कॉमन निकला तो ये आ गया b प्लस x बराबर h। d किसको सूचित कर रहा है? d
बैंकों की कुल जमाओं को या बैंक में जो पैसा जमा होता है उसको सूचित करता है। तो डी बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो बी प्लस एक्स बराबर एच हो जाएगा। इस प्रकार डी बराबर एच अपॉन बी प्लस एक्स, यानी जो बैंकों की जमा होगी वो उच्च शक्तिशाली मुद्रा और बी प्लस एक्स के विलोम में होती है, और ये नई इक्वेशन हो जाएगी अपनी इक्वेशन 4, समीकरण 4। समझ में आ गया होगा? ये सी की जगह बी डी कहां से आया, आर की जगह एक्स डी कहां से आया, ये सारा मैंने आपको इक्वेशंस के द्वारा बता दिया। इसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। अब ये जो समीकरण ये क्या दर्शाता है, यदि बैंकों का नगद रिजर्व अनुपात 20% होता है, यानी टोटल बैंकों में जो पैसा जमा होता है उसका रिजर्व अनुपात कितना है, 20 है, तो 60 से कितना होगा, 5 गुना। कितना होगा, 5 गुना। कैसे होगा मैं बता देती हूँ अभी आपको। 20 अपॉन 100, इसको इससे काटोगे तो कितना आया, 1/5। अभी 100 कहां से आया, ये 20% था, प्रतिशत हट गया आपका, प्रतिशत हट जाएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। इस प्रकार 100 अपॉन 1 इंटू 5, ये अपॉन 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार 500 रुपए, 100 रुपए की जमा पर 60% कितना होगा, 500 रुपए होता है। कहने का मतलब जितना बैंकों में पैसा जमा होगा 60% उतनी ही ज्यादा मात्रा में होता है, और जितना बैंकों में पैसा कम जमा होता है, लोग अपने पास कैश रूप में पैसा रखते हैं, 60% उतना ही कम होता है। इस प्रकार ये आपकी प्रोफेसर लिप्सन एंड क्रिस्टल के द्वारा दी गई 60% की प्रक्रिया का सामान्य रूप था। अब 60% की मर्यादाएं या 60% की कमियां पढ़ेंगे कि 60% की कौन कौन सी सीमाएं हैं या कमियां हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है कि कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी विधि हो, कोई भी हो, नियम हो, उन सबके गुण के साथ साथ उनकी कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों के बारे में या उन कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो हेडिंग डालिए 60% की मर्यादाएं, सीमाएं या लिमिटेशन जिसको अपन बोलते हैं। स्वजन की मर्यादाएं, सीमाएं। जब आपका 60% से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको इसके लिप्सन एंड क्रिस्टल के द्वारा दिया गया विस्तृत व सामान्य रूप और साथ में इसकी मर्यादाओं और सीमाओं के बारे में भी बताना होगा। 60% का कार्य हवा में नहीं होता है, ये हमने देख लिया है। जितना बैंकों में पैसा जमा होगा जनता का, परिवारों का, उसी के आधार पर 60% होता है। लेकिन इस 60% की कुछ कमियां होती है, वह सीमाएं होती है जो कि इस प्रकार है। प्रोफेसर सैमुअलसन जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, कई बार इनका नाम आ चुका है, आप लोगों ने देखा है। इन्होंने 60% के लिए 4 आवश्यक तत्व बताए हैं कि 60% कब हो सकता है। इसके लिए इन्होंने 60% की 4 आवश्यक तत्व बताए हैं। आप देखिए इसमें 60% के लिए सैमुअलसन ने, प्रोफेसर सैमुअलसन, प्रोफेसर कर देना यहाँ पे, प्रोफेसर सैमुअलसन ने 4 आवश्यक तत्व बताएं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो 60% को बढ़ाती है और किस प्रकार से 60% की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है बैंकों के द्वारा। सबसे पहला है कि बैंकों के पास किसी तरह के नए रिजर्व आए। कहने का मतलब है बैंकों के पास जितनी ज्यादा मात्रा में रिजर्व के रूप में पैसा आएगा, बैंक उतनी मात्रा में 60%
मिलेगा। तो कहने का मतलब है नए रिजर्व ज्यादा मात्रा में बैंकों के पास आए। तो जितनी मात्रा में पैसा आएगा एक्स्ट्रा, उतना ही साख सृजन हो पाएगा। तो साख सृजन के लिए पहली आवश्यक शर्त यही है कि नए रिजर्व बैंकों के पास ज्यादा मात्रा में आने चाहिए। सेकंड बात करते हैं, वे नए अतिरिक्त रिजर्व अपने पास रखने की बजाय या तो कर्ज दे अथवा प्रतिभूतियां खरीदने को उद्यत हो। तो जो भी नया रिजर्व आ रहा है, नए रिजर्व को बैंक अपने पास नगद रूप में ना रखे। तो क्या करें, बल्कि या तो कर्ज प्रदान करें या तो कर्ज प्रदान करें, या कोई व्यक्ति अगर कर्ज नहीं लेना चाहता है, व्यापारी या उद्योगपति कर्ज नहीं लेना चाहते हैं, तो या प्रतिभूतियां, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है, उन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए उद्यत रहे, तैयार रहे। क्योंकि बड़ा केस पैसा बैंकों के पास बढ़ेगा तो नहीं। अगर वहां पर साख सृजन नहीं हो रहा है, उद्योगपति व्यापारी कर्ज लेना नहीं चाहते हैं, उन्हें ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी मैं पैसा लेकर निवेश करूं, लाभ की संभावना में कम नजर आ रही है, तो बैंकों के पास जो अतिरिक्त रिजर्व पैसा है, उस पैसे को बैंक को अपने पास नहीं रखना चाहिए। बैंक को क्या करना चाहिए, उस पैसे से प्रतिभूतियों को खरीदना चाहिए जब प्रतिभूतियों की कीमतें कम हो, और जब उन्हें ऐसा लगे कि अब प्रति या शेयर्स के भाव अब बढ़ रहे हैं, तो उस समय बेचकर उस पैसे से लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है, कोई व्यक्ति बैंक से कर्ज लेने अथवा उसमें प्रतिभूतियां बेचने को उद्यत हो। थर्ड है, कोई व्यक्ति बैंक से या तो कर्ज लेने या प्रतिभूतियां, जो शेयर्स वगैरह होते हैं, उन प्रतिभूतियों को जो है बेचने को उद्यत हो। कहने का मतलब, यदि व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता नहीं है, तो वो कर्ज लेना नहीं चाहता है, तो उस व्यक्तियों के द्वारा भी जो शेयर्स खरीदे जाते हैं, प्रतिभूतियां खरीदी जाती है, तो अपनी प्रतिभूतियों को बेचने को उद्यत हो, तो सरकार बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा रिजर्व के रूप में और ज्यादा मात्रा में आ जाएगा, और प्रतिभूतियां जब वो बेचेगा, किसको, बैंक को बेचेगा, तो बैंक के पास प्रतिभूतियां आ जाएगी और व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा। तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उस एक्स्ट्रा पैसे से उसने क्या किया है, प्रतिभूतियां खरीद ली है। किससे, व्यक्ति से खरीदी है बैंक ने, तो बैंक का निवेश हो गया ऑटोमेटिकली। और नेक्स्ट जो बात प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बताई है, वो ये है कि जनता बैंक में ही मुद्रा के रूप में रखने का निर्णय करे। जनता बैंक में ही मुद्रा को, जो पैसा है उनका अकाउंट में जमा, मुद्रा को जनता बैंक में ही मुद्रा को रखने का निर्णय करे। कहने का मतलब, जनता पैसा निकालकर कैश रूप में ना ले जाए, तभी साख सृजन ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इस प्रकार प्रोफेसर सैमुअल्सन ने साख सृजन के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं। ये 4 चीजें होगी तभी साख सृजन ज्यादा मात्रा में हो पाएगा।
फर्स्ट है आपका नए रिजर्व ज्यादा मात्रा में बैंकों के पास आए, कहने का मतलब एक्स्ट्रा पैसा जब बैंकों के पास आएगा तो उसका वांछित अनुपात हमने पास करके ज्यादा मात्रा में साख सृजन किया जा सकता है। अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा नहीं तो जितना फिक्स है उतना रखकर उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो साख सृजन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है नए रिजर्व को बैंक अपने पास नगद रूप में जो भी नया एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है जितना उसे चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो उस पैसे को या तो कर्ज के रूप में दे दे व्यक्ति को या प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए उद्यत है। अगर उद्योगपति व्यापारी कर्ज लेना नहीं चाहते हैं, उस समय मंदी की स्थिति है, लोगों को लाभ की संभावना कम लग रही है, वो निवेश नहीं करना चाहते हैं तो जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। नेक्स्ट बात है कोई व्यक्ति बैंक से कर्ज लेने या प्रतिभूतियों को बेचने को दे दो। अगर कोई व्यक्ति कर्ज नहीं लेना चाहता है तो वो अपनी प्रतिभूतियां बेचकर बैंक को प्रतिभूतियां बेचकर पैसा प्राप्त कर सकता है और बैंकों के पास निवेश के रूप में प्रतिभूतियां आ जाएगी। फिर इन प्रतिभूतियों की जैसे भाव कीमत ज्यादा होगी वो बेचकर लाभ कमा सकता है। एक है बैंक जनता बैंक में मुद्रा को रखने का निर्णय करे, वो केस रूप में अपने पास पैसा ना रखे, जो भी उसके पास पैसा बैंक में है वो बैंक के अकाउंट में ही रहना चाहिए, तभी साख सृजन ज्यादा मात्रा में हो सकता है, अन्यथा साख सृजन नहीं हो पाएगा जितना ज्यादा वो सोचेगा उसके अकॉर्डिंग। इस प्रकार प्रोफेसर शर्मा सर ने साख सृजन के लिए ये 4 आवश्यक तत्व बताई हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद साख सृजन की कमियां पढ़ेंगे। ये आपके साख सृजन के आवश्यक तत्व थे। इस प्रकार इन कई शर्तों के पूरा होने पर ही साख सृजन हो पाता है। ये ऐसी इस प्रकार की शर्तें हैं तभी साख सृजन जितना मात्रा में सोचे उससे ज्यादा भी हो सकता है। सर्वप्रथम ये आवश्यक होता है कि लोग बैंक में नगद राशि जमा कराएं, बैंक में कैश रूप में पैसा जमा कराएं, फिर बैंक उसी राशि के आधार पर जो है ग्राहकों को कर्ज देकर साख सृजन कर सकता है। साथ ही यह भी आवश्यक माना गया है कि बैंकों से कोई उधार ले एवं जनता अपनी मुद्रा बैंकों में रखी रहने दे, यानी उसके अकाउंट में ही पड़ा रहने दे, कैश रूप में पैसा साथ में ना लेके जाए, नगद रूप में ना लेके जाए। अगर वो कैश रूप में पैसा साथ में ले जाएगा तो साख सृजन नहीं हो पाएगा। उसने उधार लिया है बैंक के द्वारा, उधार उसे मिल जाएगा लेकिन वो पैसा उसके अकाउंट में ही रहना चाहिए, कैश रूप में नहीं ले जाना चाहिए। इस प्रकार साख सृजन तभी ज्यादा मात्रा में हो सकता है। अब साख सृजन की मर्यादाएं या सीमाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। साख सृजन की कमियां या सीमाएं या साख सृजन कब कब मात्रा में होता है, ये सभी चीजें आपकी साख सृजन की सीमाओं के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में अपन साख सृजन की कमियां या सीमाएं पढ़ेंगे। उसमें एक आएगा कि जनता किस सीमा तक नगद राशि का उपयोग करती है, जनता कितनी मात्रा में कैश रूप में अपना पैसा खर्च करती है या अपने पास ज्यादा मात्रा में रखती है, एक निवेश के अवसर। इसके अलावा जो है आपका बैंकों को कितनी नगद राशि जमा के रूप में मिल पाती है, बैंक व्यक्ति जो पैसा कमाता है उससे अपने पास रखने के बाद कितना नगद रूप में वो बैंकों में जमा कराता है, एक वो हो जाएगा। ऋण लेने वालों के पास जमानत की मात्रा, जो भी व्यक्ति कर्ज के रूप में पैसा लेना चाहता है तो उसके पास जमानत के लिए क्या है बैंकों के पास रखने के लिए, उसके आधार भी साख सृजन होता है। बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व रखता है नहीं, उसका भी साख सृजन पर काफी फर्क पड़ता है। इन सारी चीजों का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।